फेम फ्लो में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी छिपी हुई इच्छा, एक क्रॉस ड्रेसर की पहचान और सच्ची भावनाओं को उजागर करती है। यह कहानी है राज की, जो आईने में खुद को रानी के रूप में देखता है। भाभी कविता के समझ और साथ से उसने अपनी पहचान को अपनाया और शर्म से निकलकर आत्मविश्वास की रोशनी तक पहुंचा। यह सिर्फ एक क्रॉस ड्रेसर की नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने की कहानी है। आईने में रानी। गांव के किनारे पर बना एक पुराना मिट्टी की दीवारों वाला घर। सुबह की पहली किरण जब तुलसी के चौरे पर गिरती तो लगता जैसे पूरा घर सुनहरी रोशनी से नहा गया हो। उस घर में रहती थी एक सादगी भरी दुनिया। माँ, भाभी, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा राज। तीनों का जीवन शांत था, पर उस शांति के पीछे एक ऐसी खामोश कहानी पल रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। राकेश, बड़ा बेटा, जिम्मेदार, गंभीर और मेहनती, शहर में नौकरी करता था। हर महीने घर पैसे भेजता था ताकि माँ और भाई की जरूरतें पूरी हों। उसकी शादी कुछ साल पहले कविता से हुई थी। गांव की थोड़ी पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़की। कविता के आने से घर में जैसे नई रौनक आ गई थी। वहीं राज, शांत, सौम्य और कुछ अलगसा, गांव के लड़कों जैसा नहीं था। उसे खेतों में काम करने से ज्यादा अच्छा लगता था घर का काम करना, झाड़ू लगाना, कपड़े तह करना, माँ की साड़ी सुखाना या भाभी के साथ रसोई में मदद करना। माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती, राज, तू तो बिल्कुल बहू जैसा है। राज मुस्कुरा देता था, लेकिन उसके अंदर उस बात की सच्चाई छुपी थी, क्योंकि वो वास्तव में अपने अंदर एक बहू, एक लड़की, एक रानी को महसूस करता था। राज का एक परिचय, मेरा नाम राज है। पर जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी आंखों में कोई और दिखता है। वो मैं नहीं, वो रानी है। मुझे नहीं पता ये सब कब शुरू हुआ। शायद तब जब मैंने पहली बार माँ की साड़ी को अपने गले पर रखा था, या तब जब मैंने भाभी की चूड़ियों की खनक सुनी थी। वो आवाज मुझे अपनी लगती थी। मैं जानता हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। मैं लड़का हूँ, पर मेरे भीतर एक और दुनिया है, रंगों, सिंगार और नरमी की दुनिया। जब सब सो जाते हैं, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करता हूँ, आईने के सामने खड़ा होता हूँ, बिंदी लगाता हूँ, होंठ पर हल्की लिपस्टिक, और उस पल में राज नहीं रहता, मैं रानी बन जाता हूँ। उस एक पल में मैं खुद से डरता नहीं, छिपता नहीं, बस जिया हुआ महसूस करता हूँ। राज का परिवार उसकी इस पहचान से अनजान था। उनके लिए राज एक सीधा सादा, घर का काम संभालने वाला छोटा बेटा था। पर उनके जाने के बाद, जब घर में सन्नाटा होता, तब राज की आत्मा रानी बन जाती थी। रानी को अपने अंदर छिपाना आसान नहीं था। हर दिन वो डरता था कि कहीं माया, भाभी ने उसे देख न लिया हो। पर हर रात जब वो साड़ी का आंचल ओढ़ता, उसके अंदर एक सुकून उमड़ता, जैसे वो अपने असली रूप में सांस ले रहा हो। राज के लिए यह सिर्फ कपड़े पहनना नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी, एक ऐसी पहचान जो समाज की परिभाषाओं में नहीं आती थी, पर उसके दिल की सच्चाई थी। और इसी छुपे हुए राज के बीच एक दिन कविता भाभी उसकी जिंदगी का वो दरवाजा खोलने वाली थी, जिसके पार उसकी पहचान, उसका सच और उसकी नई शुरुआत छिपी थी। राज जानता था, कविता उसकी भाभी है, लेकिन उसके अंदर जो भाव उठ रहे थे, वो प्रेम नहीं थे, वो आकर्षण था, उस रूप का, उस आत्मविश्वास का जो वह जी नहीं पा रहा था। वो कविता के हर भाव, हर लहजे में खुद को देखना चाहता था। जब कविता चूड़ियां पहनती तो राज के भीतर एक सिहरन उठती।
जब वो बालों में गजरा लगाती, राज की उंगलियां अनजाने में अपने बालों को छू लेती। कभी कभी वो कविता के कमरे के दरवाजे पर रुक जाता, सिर्फ उसकी साड़ी की खुशबू महसूस करने के लिए। उस खुशबू में उसे रानी की झलक मिलती थी, वो रानी जो उसके अंदर कैद थी। कविता की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ने राज को पहली बार एहसास दिलाया कि स्त्री होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। धीरे धीरे कविता के आने के बाद राज की दुनिया रंगीन होने लगी। अब वो और भी ज्यादा समय अकेले बिताने लगा। कभी वो कविता के कमरे में जाकर उसकी साड़ी को छूता, कभी उसके मेकअप को देखता। हर चीज में उसे एक अजीब अपनापन महसूस होता, जैसे वो चीजें उसी के लिए बनी हों। कभी कभी वो खुद से फुसफुसाता, रानी, शायद तू अब सच में जिंदा होने वाली है। रात का सन्नाटा हमेशा से राज का सबसे प्यारा साथी था। दिन भर घर में लोगों की आवाजें, बर्तनों की खनक और माँ की पुकारें रहतीं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती और सब सो जाते, राज के दिल की धड़कन तेज होने लगती, क्योंकि यही वो वक्त था जब राज धीरे धीरे रानी में बदलने वाला होता था। कविता जब अपने मायके जाती, तो राज के लिए वो समय किसी त्योहार से कम नहीं होता था। सुबह से ही उसके मन में एक अजीब हलचल रहती, आज भाभी का कमरा खाली रहेगा, आज मैं खुद को जी पाऊंगा। वो धीरे धीरे अपनी भाभी के कमरे के दरवाजे बंद करता, जैसे कोई चोर नहीं, बल्कि कोई आत्मा अपने असली घर लौट रही हो। कमरे में हल्की खुशबू फैली रहती, इत्र और महकते फूलों की। कविता की साड़ी की तहों में वो खुशबू जैसे उसे पुकारती, आजा रानी, अब तू आजाद है। राज धीरे से बिना कोई शोर करे भाभी की अलमारी खोलता। सामने सजी होती तरह तरह की साड़ियाँ, लाल, पीली, गुलाबी, नीली। हर साड़ी जैसे एक कहानी कहती थी। उसकी उंगलियां कांपती, लेकिन दिल मुस्कुराता था। वो साड़ी उठाता, उसे धीरे धीरे अपने गले पर रखता, और उसकी ठंडी छुअन से शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ जाती। आईने के सामने खड़ा होकर वो ब्लाउज पहनने की कोशिश करता, कभी सही से हुक नहीं लगते, कभी साड़ी उल्टी लिपट जाती, लेकिन वो हार नहीं मानता। हर बार वो थोड़ा और परफेक्ट बनता गया। फिर वो कविता का मेकअप किट निकालता, थोड़ा काजल, थोड़ा लिपस्टिक। आईने में अपना चेहरा देखता तो आंखें भर जाती, क्योंकि अब वहाँ राज नहीं था, वहाँ रानी थी। बिंदी लगाते हुए वो फुसफुसाता, रानी, तू अब सच में जिंदा है। आईने में उसका वह रूप किसी कहानी की नायिका जैसा लगता। लाल साड़ी में हल्की लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, और होंठों पर वो मुस्कान जो सिर्फ आजादी महसूस करने से आती है। वो कमरे में घूमता, पल्लू संभालता, फिर धीरे से आईने के सामने झुककर कहता, रानी, तू खूबसूरत है, तू हकदार है प्यार की। कभी वो कविता के गहने पहनकर आईने के सामने नाचने लगता, कभी माँ के पुराने गाने गुनगुनाने लगता, पिया तो से नैना लागे रे। हर पल उसे लगता जैसे वो किसी और दुनिया में है, जहाँ कोई जज नहीं करता, कोई रोकता नहीं, बस रानी को जीने देता है। पर ये सुख हमेशा डर के साथ आता था। हर आवाज, हर दरवाजे की चरमराहट पर उसका दिल रुक जाता। अगर कोई देख ले तो, अगर भाभी लौट आई तो, यह सोचते ही उसकी सांसें तेज हो जाती। वो जल्दी से साड़ी उतारता, लिपस्टिक मिटाता, सब चीजें वापस उसी जगह रख देता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा सा निशान रह ही जाता। एक बाल, थोड़ा काजल, या साड़ी की तह में गड़बड़ी। और यही निशान धीरे धीरे कविता के शक की वजह बनने वाले थे। जब वो अपने कमरे में लौटता तो थककर बिस्तर पर लेट जाता, लेकिन उसके मन में रानी की मुस्कान तैरती रहती। वो सोचता, क्या मैं गलत हूँ?
क्या किसी को बुरा लगेगा अगर मैं खुद को वैसे जी लूं जैसा मैं महसूस करता हूं? फिर खुद से जवाब देता, शायद दुनिया को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं रानी को अब मरने नहीं दूंगा, हमेशा खुद में बसा कर रखूंगा। धीरे धीरे राज की ये आदत उसका हिस्सा बन गई। अब वो सिर्फ रातों में नहीं, बल्कि दिन में भी रानी के ख्यालों में खोया रहता। उसकी चाल, उसकी बोली, उसका अंदाज, सब बदलने लगे थे। वो खुद से बातें करता, खुद को संवारता, खुद से मोहब्बत करने लगा था। उसे नहीं पता था कि ये सब छिपाना अब ज्यादा देर संभव नहीं रहेगा, क्योंकि रानी अब सिर्फ आईने की परछाई नहीं रही, वो अब राज की सच्चाई बन चुकी थी। एक दिन मायके से लौटती हुई कविता के चेहरे पर हमेशा जैसी मुस्कान थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक हल्का संदेह तैर रहा था। घर वैसा ही था, वही आंगन, वही दीवारें, पर उसके कमरे की खुशबू में कुछ बदलाव सा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, एक हल्की सी हवा उसके गालों को छू गई, लेकिन उस हवा में उसकी अपनी महक के साथ किसी और का एहसास घुला था। उसने पलंग पर बिखरे तकिए देखे, आईने के पास रखा, उसका मेकअप बॉक्स थोड़ा खुला था और बिंदी का पैकेट अपने स्थान से कुछ आगे सरका हुआ था। कविता ठिठक गई, मैंने तो इसे ऐसे नहीं छोड़ा था। वो हल्की सी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में सवालों की परछाई थी। वो धीरे से आईने के पास गई और देखा, आईने के किनारे पर काजल का हल्का सा निशान था, मानो किसी ने उसे जल्दी में लगाया हो और फिर मिटाया हो। उस रात जब सब सो गए, कविता फिर से अपने कमरे में आई। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहें खुद पर नहीं, बल्कि उस अदृश्य छवि पर टिक गईं, जो शायद उसी आईने में कभी किसी और के रूप में झलकी थी। वो खुद से बुदबुदाई, कोई तो है जो इस कमरे में मेरे मायके जाने के बाद भी आता है। उसने ध्यान से देखा, उसकी गुलाबी लिपस्टिक का ऊपरी हिस्सा थोड़ा घिसा हुआ था और उसके गजरे की खुशबू जैसे कमरे में ताज़ा बसी हो। दिल में एक सिहरन दौड़ गई, पर डर से ज्यादा उसे जिज्ञासा महसूस हुई। कौन हो सकता है? माँ तो कमरे में नहीं आती। और राज, राज का नाम मन में आते ही उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। नहीं, वो तो बहुत सीधा सादा है, बचपन जैसा मासूम। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने से एक हल्की आवाज उठी, पर वही तो दिन भर घर में रहता है। अगले कुछ दिनों तक कविता ने कुछ नहीं कहा, पर अब वो हर चीज पर ध्यान देने लगी थी। वो अपने गहनों की पॉलिश, अपनी साड़ियों की तह, यहाँ तक कि अपनी अलमारी की खुशबू तक महसूस करने लगी थी, और हर बार उसे वही एहसास होता, कोई इन चीजों को छूता है, कोई जो इन्हें बहुत प्यार से संभालता है। एक दिन उसने जानबूझकर अपने कमरे में हल्की सी बिंदी की शीशी उल्टी रख दी और देखा कि जब वो 2 दिन बाद मायके से वापस आई, वो शीशी अब सीधी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, कमरे में कोई आता है। उस रात कविता बरामदे में बैठी थी। चांदनी हल्की थी और हवा में सन्नाटा तैर रहा था। वो सोच रही थी, कौन इतना नर्म दिल होगा जो मेरे सिंगार की चीजों को इतनी इज्जत से छूता है। अगर चोरी करनी होती तो कुछ गायब होता, पर यहाँ तो कोई हर चीज को संभाल कर रख देता है। अब उसका डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगा था। वो समझना चाहती थी, कौन है वो, पर साथ ही उसके भीतर एक अनकहा स्नेह भी जाग रहा था, एक एहसास कि शायद ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ छूता नहीं, महसूस करता है, नारीत्व को, सिंगार को, आत्मा के उस रूप को। अब कविता ने तय किया, वो इस राज का पता लगा कर ही रहेगी। अपनी बनाई योजना के मुताबिक कविता अपने मायके को गई और रात में अचानक से वापस आ गई। कमरे में प्रवेश करते ही कविता ने देखा एक साया, जो साड़ी की तह संभालते हुए आईने के सामने खड़ा हुआ था।
कविता के होठों से एक हल्की सिसकी निकली। राज। रात गहरी थी, पर चांद अपनी रोशनी से जैसे सब रहस्यों को बेनकाब करने पर आमादा था। पूरे घर में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक और दरवाजे पर खड़ी कविता की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। राज, जो उस पल में राज नहीं था, बल्कि पूरी तरह से रानी बन चुका था। राज आईने के सामने खड़ा होकर लगातार अपनी जुल्फें ठीक कर रहा था, अपनी माथे की बिंदिया को बार बार छू रहा था, अपने कानों में लटके हुए झुमकों से खेल रहा था और खुद को आईने में निहार रहा था। वो अब अपने असली रूप में था, वो रूप जो समाज से छिपा था, पर आईने के सामने पूरी सच्चाई के साथ चमक रहा था। आईने के सामने रानी खड़ी थी, गुलाबी साड़ी की लहरों में लिपटी, आंखों में काजल का गहरापन और होठों पर वो मुस्कान जो दबे हुए सपनों की आजादी को बयां कर रही थी। पर तभी एक आवाज ने कमरे की हवा रोक दी। राज। राज ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। कविता कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न हैरानी, बस गहरा मौन और एक तीखी निगाह। राज के हाथ कांप गए, साड़ी का आंचल जमीन पर गिर पड़ा और वो हड़बड़ाकर बोला, भाभी, मैं बस ऐसे ही खेल। कविता ने हाथ उठाकर उसे रोका। झूठ मत बोलो, राज, ये खेल नहीं है, ये तुम्हारा सच है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ हल्की डगमगाई और कविता धीरे धीरे उसके करीब आई। राज की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल गिर गया। भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस अपने अंदर की किसी अधूरी बात को महसूस करना चाहता था। मुझे नहीं पता क्यों, पर जब मैं आपके कपड़े पहनता हूँ तो लगता है जैसे मैं खुद से मिल रहा हूँ। कविता की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर राज की ठुड्डी उठाई। तुम गलती नहीं कर रहे राज, तुम खुद को पहचान रहे हो। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, बल्कि एक अजीब करुणा थी। पर अब ये खेल नहीं चलेगा। अब तुम मेरे सामने तैयार होगे। अगर बनना है रानी तो बनो, पर मेरे सामने, मेरे मार्गदर्शन में। राज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप मुझसे नाराज नहीं है? कविता मुस्कराई। नाराज नहीं राज, शायद मैं ही तुम्हें समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, एक औरत बनना सिर्फ कपड़े पहनना नहीं, एक एहसास को जीना है। राज ने धीरे से कहा, कविता भाभी, आप नहीं जानती, आपके कपड़े पहनकर खुद को कितना करीब महसूस करता हूँ। उस मैं से, वो मैं जिसे मैंने बरसों से सबसे छुपा रखा है। उसकी आवाज में थरथराहट थी, पर उसमें एक अजीब सुकून भी था। वो घूमता हुआ आईने के सामने खड़ा रहा और मानो अपने ही अंदर से कोई नया जन्म ले रहा हो। अब मैं राज नहीं, मैं रानी हूँ। उस रात के बाद से राज के लिए सब कुछ बदल गया। अब वो चोरी छिपे नहीं, बल्कि कविता के सामने तैयार होता था। कविता उसकी सिखाने वाली, उसकी रहनुमा, उसकी भाभी और उसकी सखी सब बन गई थी। हर बार जब वो साड़ी की तह संभालता, कविता कहती, रानी, आज तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। और उस तारीफ में राज को पहली बार अपना अस्तित्व महसूस होता था। अब वो सिर्फ एक देवर नहीं रहा था, वो बन चुका था रानी, एक ऐसी पहचान जो डर से नहीं, प्यार और स्वीकार से जन्मी थी। दिन धीरे धीरे बदलने लगे थे। कभी जो राज के लिए छिपने का समय था, अब वही उसके जीवन का सबसे सुंदर सच बन चुका था। भाभी कविता के स्नेह और समझदारी ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया था। अब जब कविता खुद उसे साड़ी पहनाती, मेकअप करती और उसकी चालढाल सुधारती, तो आईने के सामने खड़ी रानी हर दिन और परिपक्व और निखरती जाती थी।
एक दिन शाम को जब दोनों छत पर बैठे थे, कविता ने राज से कहा, रानी, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बदल रहा है। लोग अब अपने रूप, अपनी कला, अपनी चाहत को खुलेआम दिखा रहे हैं। कोई नाचता है, कोई सजता है, कोई अपनी कहानी सुनाता है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो क्यों ना रानी को दुनिया के सामने लाया जाए? राज चौंक गया। क्या? मैं? सोशल मीडिया पर? लोग मजाक उड़ाएंगे, भाभी। कविता मुस्कराई। जो अपने दिल से डर गया, वो कभी दुनिया से नहीं जीत सकता। राज, और याद रखना, आजकल लड़के भी लड़कियों का रूप धरकर वीडियो बनाते हैं, वो भी ट्रेंडिंग में है। तो क्यों न तुम भी रानी बनकर अपनी सच्चाई को कला में बदल दो? राज ने धीरे से कहा, अगर आप साथ देंगी तो मैं कोशिश करूंगा। कविता ने साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर रख दिया। मैं नहीं, हम कोशिश करेंगे और जरूर कामयाब होंगे। अगले दिन घर के अपने कमरे को कविता ने स्टूडियो में बदल दिया। कपड़ों की अलमारी के सामने रिंग लाइट लगाई, आईने के पास फूलों की माला टांगी और मोबाइल को ट्राइपॉड पर सेट किया। राज तैयार होने बैठा। कविता ने खुद उसके बाल संवारे, बिंदी लगाई और होठों पर चमकती लिपस्टिक लगाई। जब उसने साड़ी की पल्लू संभाली तो कविता ने कैमरा चालू किया। देखो रानी, मुस्कुराना मत भूलना। कैमरा तुमसे डरता नहीं, तुमसे मोह लेता है। रानी ने जैसे ही आईने के सामने पहला पोज दिया, कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। वो शर्मीली मुस्कान, वो आंखों की चमक, वो हल्की सी लाज, सब कुछ सच्चाई और सुंदरता से भरा हुआ था। पहला वीडियो अपलोड हुआ। शीर्षक था, रानी का पहला रूप, एक नई पहचान की शुरुआत। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही व्यूज आए, पर कविता ने हार नहीं मानी। वो हर दिन रानी को नए रूप में तैयार करती, कभी पारंपरिक साड़ी में, कभी मॉडर्न मेकअप लुक में। धीरे धीरे रानी के वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। लोग लिखने लगे, क्या खूबसूरती है, क्या यह सच में लड़का है? रानी, तुम तो दिल जीत रही हो। हर एक कमेंट रानी के दिल में नई हिम्मत भर देता। वो अब हर दिन कैमरे के सामने और आत्मविश्वास से सजने लगी। कविता अब उसकी भाभी नहीं, बल्कि उसकी मेकअप आर्टिस्ट और डायरेक्टर बन चुकी थी। वो कहती, रानी, आज थीम है सावन की साज। आज तुम हरी साड़ी पहनोगी और बारिश में झूमती हुई वीडियो बनाओगी। और सच में, जब रानी ने बाल खुले छोड़कर बारिश में झूला झूला, तो वो वीडियो वायरल हो गया। सैकड़ों कमेंट्स, हजारों लाइक्स। सोशल मीडिया की दुनिया की रानी अब एक नाम बन चुकी थी। राज के लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया की सफलता नहीं थी, बल्कि अपने असली अस्तित्व की जीत थी। वो अब कैमरे से नहीं, दुनिया से भी आंख मिलाने लगी थी। वो जान चुकी थी, मेरी पहचान किसी जेंडर से नहीं, मेरे एहसास से है। कविता गर्व से कहती, रानी, तुमने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग सोचकर डर जाते हैं। अब तुम सिर्फ मेरी देवर नहीं, मेरी प्रेरणा हो। रानी अब सोशल मीडिया पर चमक रही थी। लोग उसकी स्टाइल, उसकी शालीनता और उसकी मुस्कान के दीवाने हो गए थे। और इसी बीच एक दिन हिना नाम की एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की ने रानी के वीडियो देखे। उसने रानी को मैसेज किया, आपको देखकर लगा मैं अपनी अगली मॉडल खोज चुकी हूँ। क्या तुम हमारे पार्लर की फेस्टिव मॉडल बनोगी? और वहीं से शुरू होती है रानी की नई दुनिया, हिना का साथ। अगले ही हफ्ते रानी अपनी भाभी कविता के साथ सीडी ग्लैम स्टूडियो पहुंची। हिना एक विश्वासी, पेशेवर महिला, जिसने कई कलाकारों को पहचान दिलाई थी, रानी को देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। इतनी सहजता, इतनी नारी सुलभ गरिमा। यकीन नहीं होता कि तुम एक पुरुष हो। रानी हल्का सा मुस्कुराई।
शायद इसलिए कि मेरे भीतर की नारी अब छिपना नहीं चाहती। हिना ने ताली बजाई। परफेक्ट जवाब। अब तैयार हो जाओ। तेजस्विनी तीज शूट के लिए। रानी ने हरी साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर की हल्की लकीर और हाथों में चमकती हरी चूड़ियां। कैमरे के सामने झूले पर बैठी वो जैसे हर स्त्री के मन की हरियाली बन गई हो। हिना ने निर्देश दिया, मुस्कुराओ रानी। जैसे बारिश में मन भीग गया हो। रानी ने आंखें बंद की, होंठों पर हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल कैमरा क्लिक। वो फोटो सीडी ग्लैम स्टूडियो की तीज कलेक्शन की पोस्टर बनी। लोगों ने लिखा, क्या गरिमा है इस चेहरे में, इतनी कोमलता किसी असली महिला में भी मुश्किल से दिखती है। रानी के लिए यह सिर्फ फोटोशूट नहीं था, यह था नारीत्व की आत्मा को महसूस करने का अनुभव। पहली बार लगा, मैं किसी देवी की पूजा का हिस्सा हूँ। रानी ने कविता से कहा। अगला प्रोजेक्ट था रक्षाबंधन थीम। हिना ने कॉन्सेप्ट समझाया, यह शूट सिर्फ राखी का नहीं, रिश्तों में छिपे प्रेम का प्रतीक होगा। रानी ने पीच रंग की साड़ी पहनी, हाथों में राखी बांधी और एक फ्रेम में भाई के साथ मुस्कुराई। उसकी आंखों में भाव थे, संरक्षण, स्नेह और अपनापन के। कविता साइड में खड़ी थी। उसे देखकर लगा जैसे रानी के हर भाव में उसकी अपनी आत्मा झल रही हो। फोटो शूट खत्म हुआ तो हिना बोली, रानी, तुम राखी नहीं बांध रही थी, तुम भाव बांध रही थी। रानी की आंखों में नमी थी। रक्षाबंधन मेरे लिए भाई की राखी नहीं, मेरे भीतर की नारी की पहचान को स्वीकारने का दिन है। सबसे खास शूट था करवा चौथ स्पेशल। हिना ने कहा, इस बार तुम्हें सिर्फ रूप नहीं, भावना बनना होगा। रानी ने लाल साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर की लंबी लकीर और हाथों में मेहंदी का सुर्ख रंग। वो थाली में दिया लेकर खड़ी थी, सामने कैमरा, पीछे चांद की कृत्रिम रोशनी। जैसे ही उसने छलनी से चांद देखा, उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाभी, ये सिर्फ फोटो नहीं, ऐसा लग रहा है मैं अपने मन के चांद को देख रही हूँ। कविता मुस्कुराई, वो चांद शायद तुम्हारा सच्चा रूप है। रानी, हिना की टीम स्तब्ध थी, क्योंकि रानी ने अभिनय नहीं किया, उसने जी लिया था उस पल को। अब सीडी ग्लैम स्टूडियो का हर फेस्टिव कैंपेन रानी के बिना अधूरा था। तीज, करवा चौथ, रक्षाबंधन, दिवाली, हर त्योहार में रानी का चेहरा पोस्टर पर चमकता। लोग सोशल मीडिया पर लिखते, रानी, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, भावनाओं की प्रतिमा हो। तुमने दिखाया कि नारीत्व सिर्फ जन्म से नहीं, एहसास से मिलता है। रानी के लिए ये सब शूट सिर्फ पेशे नहीं थे, बल्कि आत्मसाक्षात्कार के पर्व थे। हर त्योहार उसे अपनी नारी आत्मा से एक नया रिश्ता जोड़ता था। तीज ने सिखाया, इच्छाओं को स्वीकारना पाप नहीं, प्रकृति का हिस्सा है। रक्षाबंधन ने याद दिलाया, नारीत्व का अर्थ है सुरक्षा देना भी, न कि सिर्फ पाना। करवा चौथ ने बताया, प्रेम में प्रतीक्षा सबसे सुंदर तपस्या है। आज हिना का सीडी ग्लैम स्टूडियो रानी के नाम से जाना जाता था। वो अब एक मॉडल नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी, उन सबके लिए जो समाज के डर से अपने भीतर की पहचान को छिपाते हैं। कविता ने एक दिन धीरे से कहा, रानी, अब तुम सिर्फ मेरे कमरे की दर्पण में नहीं, हजारों दिलों के आईने में झलकती हो। रानी मुस्कुराई और बोली, और वो आईना अब मुझे नहीं, मुझे देखने वालों को पहचानना सिखाता है। दिवाली की रात थी। हिना के पार्लर में जगमगाहट थी, चारों ओर दियों की पंक्तियां और खुशबू से भरी हवा। रानी ने आज लाल बैंगनी साड़ी पहनी थी, वही जो उसने पहली बार मंच पर पहनी थी। कविता उसके बालों में गजरा लगा रही थी। रानी चुप रही। आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने ही चेहरे में उसे कुछ अलग दिखाई दिया।
अब वो राज नहीं थी जो कभी आईने से डरती थी। अब वो रानी थी जो आईने को अर्थ देती थी। फोटोशूट शुरू हुआ। रानी दिया लेकर खड़ी थी। उसकी आंखों में दियों की लौ झिलमिला रही थी। पल भर के लिए जैसे समय रुक गया। हिना की आंखों में आंसू थे। रानी, तुम्हारे चेहरे में आज सिर्फ सुंदरता नहीं, आत्मा झलक रही है। रानी हल्के से मुस्कुराई। कभी मैं अपने भीतर की औरत से डरती थी, आज उसी औरत ने मुझे पहचान दी है। मैं सिर्फ मेकअप से नहीं, अपने सच से सुंदर हुई हूँ। रात के अंत में पार्लर की सबसे बड़ी तस्वीर दीवार पर लगाई गई, देवी रानी लाइट ऑफ आइडेंटिटी। उस तस्वीर में रानी दिया थामे थी। चेहरे पर अपनापन और शांति थी। नीचे लिखा था, नारीत्व किसी देह की परिभाषा नहीं, यह आत्मा की आभा है जो हर उस दिल में चमकती है जो सच्चा है। लोगों ने उस तस्वीर के सामने दिए जलाए। कुछ ने आंसू पोंछे, कुछ ने सिर झुकाया। रानी पीछे से खड़ी थी, धीरे से बोली, आज मुझे लग रहा है कि मेरी पूजा नहीं हो रही, मेरे भीतर की देवी को स्वीकार किया जा रहा है। कविता ने रानी का हाथ थामा। और यही तेरी असली जीत है, रानी, जब समाज तुझमें औरत नहीं, मानवता का सौंदर्य देखने लगे। उस रात रानी ने घर लौटते वक्त आईने में खुद को देखा और बोली, अब आईना मुझे नहीं, मैं आईने को परिभाषित करती हूँ। बाहर आसमान में आतिशबाजी थी, अंदर दिल में शांति। और रानी एक क्रॉसड्रेसर नहीं, एक प्रेरणा, एक प्रकाश, एक पहचान की देवी बन चुकी थी। कभी मैं सस्ती थी दुनिया से छिपकर, आज दुनिया सस्ती है मेरे नाम से।